नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, झारखंड में घरों के पीछे के आंगन में पपीते के पेड़ लगाने का चलन है, लेकिन अब कृषि वैज्ञानिक इस चलन को व्यवसाय के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर आदिवासी क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पपीते की खेती सिखाई जा रही है। हालांकि ये अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन इसके शानदार नतीजे अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। पपीता झारखंड के प्रमुख फलों में गिना जाता है। राज्य में इसकी ज्यादातर खेती घरों के पीछे बने बागीचों में होती है। इस तरह कह सकते हैं कि पपीता यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है और ये झारखंड के ग्रामीण जीवन में रचा बसा है। दिक्कत ये है कि इन बागीचों में ज्यादातर बागवानी पुराने तरीकों से ही होती आ रही है। पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है और अब वो आदिवासी किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से पपीता बोना सिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2018-19 के दौरान गुमला, रांची और लोहरदग्गा जिलों में की गई। यहाँ पपीते की खेती पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया। इस पहल को करने का श्रेय रांची स्थित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र को जाता है। जनजातीय लोगों को जुटाने और उनसे संपर्क के लिए कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन का सहयोग लिया गया। वैज्ञानिकों का इरादा पपीते की खेती के जरिए जनजातीय किसानों की आय बढ़ाना था। किसानों से बातचीत के बाद 8 व्यापक प्रशिक्षण किए गए और शुरुआत में ही 1300 जनजातीय किसान प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गए। प्रशिक्षण के लिए रेड लेडी, NSC 902 और रांची लोकल किस्मों को चुना गया। 600 से अधिक किसानों के खेतों में करीब 30,000 पौधे लगाए गए। इससे पहले किसान अकेली रांची लोकल किस्म उगा रहे थे, लेकिन इस तरीके से सिर्फ 50 से 60% पौधे ही फसल दे पाते थे। बाकी के नर पौधों पर कोई फल नहीं लग पाता था। इसके समाधान के लिए किसानों के खेतों में प्रति गड्ढा 3 पौधे रोपे गए और फूलों की दीक्षा के बाद नर पौधों को हटा दिया गया। इस तकनीक ने गजब का काम किया और अब 80 से 90% पौधे फल देने लगे हैं। उत्पादन में भी 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में पपीता रिंग स्पॉट वायरस काफी नुकसान पहुंचा रहा था। इसकी रोकथाम के लिए रोग मुक्त किस्में बोई गयी। साथ ही पपीते के खेत के पास कुकुरबिट्स और सॉलनस सब्जियों को बोना बंद किया गया, क्योंकि ये सब्जियां वायरस को आकर्षित करती हैं। इन उपायों से रिंग स्पॉट का खतरा 50 से 60% तक कम हो गया। इस तरह वैज्ञानिक तरीके अपनाकर जब किसानों ने पपीते के बाग लगाए तो उनकी आमदनी 1,200 रुपए से बढ़कर 1,75,000 रुपए तक जा पहुंची। इससे बहुत सारे किसान पपीते की वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित हुए। जाहिर है, इससे रोपण सामग्री की मांग तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने गुमला और लोहरदग्गा जिलों के करीब 16 प्रगतिशील किसानों को पपीते की बेहतर नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। लॉकडाउन के दौरान नर्सरी से की गई अतिरिक्त आय किसानों के लिए वरदान साबित हुई। अच्छे परिणाम आए तो झारखंड सरकार ने राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जनजातीय किसानों के बीच पपीते की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि नई तकनीक के कारण बढ़ी आय प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर देगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर, जानते हैं कि वर्तमान समय में कौन कौन से कृषि कार्य आपने अपने खेतों में करने हैं। किसान भाई इस महीने आम के बागों में मिलीबग के अंडों तथा नए प्रजन्मों को नष्ट करने के लिए जुताई का कार्य करते रहे। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर 1 फीट चौड़ा प्लास्टिक की चादर तने के चारों ओर लगाएं। इसी के साथ ग्रीस की मदद से सभी प्रकार के छेदों को भी बंद कर लें। इस महीने अगर संभव हो तो आम के बाग में कीटनाशक के प्रयोग से बचना चाहिए, लेकिन आम के ज्यादा भुगने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास या डाइमेथोएट के 0.05% घोल छिड़क दें।
आम को भुगना कीट और खरा रोग से रोकथाम हेतु कीटनाशक एवं कवकनाशी को साथ में मिलाकर छिड़काव करें। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, खेती में रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो खराब होती ही है, फसलों को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में किसान जैविक खेती को अपनाएं तो निश्चित तौर पर हर समस्या का समाधान मुमकिन है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल महिला किसान से जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया, दूसरे किसानों के लिए मिसाल बनी और आज के समय में फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी की। कमला पुजारी का जन्म ओडिशा के कोरापुट जिले में एक आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए पहचाना गया है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित पुरस्कार से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांव में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नबरंग जिले के पड़ोसी गांव में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गईं। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही हैं, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती हैं। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थीं। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल, काला जीरा, महाकांता और फुला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की वे देसी किस्मों का संरक्षण एकत्र किए हैं जो लगभग विलुप्त भी हो चुकी हैं। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग गईं, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया।
किसान भाइयों बहनों, जब आप आधुनिक तौर तरीकों से खेती करते हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में उठते हैं। आइए कार्यक्रम में अब समय हो चला है शामिल करने का किसानों के कृषि से संबंधित सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। अन्य शर्मा ने हमें सवाल भेजा है राजस्थान के नागौर से, और उनका सवाल है कि ज़मीन में सुपर फॉस्फेट गोबर की खाद में मिलाकर डालें या फिर ऐसे ही डालें, सही तरीका क्या होगा। तो आइए जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारी ज़मीन जो है ये आजकल इसको काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक साल में कई सारी फसलें लेने की कोशिश करते हैं। हम खरीफ में भी फसल लेते हैं, रबी में भी लेते हैं, लेकिन जितनी हम फसल लेते हैं उसी मात्रा में ज़मीन को सही मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा सबसे पहले तो खाद का संतुलित प्रयोग किया जाए। संतुलित प्रयोग में पोटाश भी बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, और जितनी भी जड़ वाली फसलें और दूसरी फसलें इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खाद का जो प्रयोग है मिट्टी की जाँच के आधार पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात आती है कि हमें अगर देसी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अगर देसी खाद का प्रयोग हम प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं तो शायद पोटाश को अलग से डालने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जहाँ पे पोटाश की कमी है और फसल ऐसी ले रहे हैं जिसमें पोटाश की आवश्यकता अधिक है, तो आप इस पोटाश को गोबर की खाद में मिला के भी डाल सकते हैं। नहीं तो बोने से पहले बीज के नीचे इसको 1 से 2 इंच अगर नीचे डालेंगे तो ये सीधी जड़ को मिलेगा और सीधा हमारे पौधे को मिलेगा। तो पोटाश की हमेशा जो डालना होता है खेत में वो बुआई के समय डालना होता है, बाद में पोटाश को कम देते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम सब्जियों की खेती करते हैं, तो वहाँ पे ड्रिप के माध्यम से भी हम पोटाश की खाद को बाद में भी देते हैं। तो वो आपको देखना है कि आप कैसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देसी खाद के मिला के साथ भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी खाद पूर्ण रूप से सड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर देसी खाद का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद पोटाश की आवश्यकता आपको ना पड़े, क्योंकि जितने आपके खेत की पोटाश की आवश्यकता है उसकी सप्लाई देसी खाद के माध्यम से हो जाएगी। तो ये आपको देखना है कि आप कितनी मात्रा में डाल रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, उच्च तकनीकों और उन्नत बीजों का चयन करके अब आप स्मार्ट खेती कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर जी ने। उन्होंने बताया कि गाजर, प्याज, खीरा आदि पौष्टिक सब्जियों की किस तरह से आप अच्छी उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करके इनका रोपण कर सकते हैं और इनसे बेहतर उत्पादन प्राप्त करके अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। आइए इसके संबंध में लेते हैं विस्तार से जानकारी। किसान बहनों भाइयों, टॉप से टोटल की बात की जाए या ऑपरेशन ग्रीन की हम बात करें, प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी मांग लगातार बनी रहती है हर एक बाज़ार में, और इसकी मांग क्योंकि बनी है इसको उपलब्ध कराने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। मांग और आपूर्ति के बीच जो हम कह सकते हैं जो अंतर है वो ना रहे, और अक्सर किसान ये कहते हैं कि उन्हें उन्नत बीज जो है नहीं मिल पाता, उन्नत किस्म नहीं मिल पाती। लेकिन आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित पूसा के शाकीय विज्ञान संभाग की अगर बात की जाए, जो कि कोशिश यही करता है कि प्याज की जो उन्नत किस्म है उसका
बीज किसानों तक सही समय पर पहुँचे। अभी बीज जो है वो आपको बता दें यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो बीज है ये अलग अलग जो हम कह सकते हैं माध्यम है उनके पास तक पहुँचता है, फिर उनके द्वारा जो किसान है उनके पास तक पहुँचाया जाता है। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है? और जब प्याज की बात की जाती है तो क्या महत्व है प्याज की अलग अलग उन्नत किस्मों का, इस बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। आपको बता दें शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, जब प्याज की हम बात करते हैं, क्योंकि एक प्रमुख फसल जिसे ना सिर्फ टॉप से टोटल में हम देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन में हम देखते हैं, लेकिन इसके उन्नत किस्म का जो बीज है वो किसानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, प्याज जैसा कि आपने कहा हमारे देश की प्रमुख फसल है। अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो आलू के बाद प्याज का स्थान आता है और हमारे देश में बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है और इसकी व्यापक मांग भी है। पूरे वर्ष हर परिवार में प्याज की मांग रहती है, इसलिए प्याज खाने के दृष्टिकोण से या हमारे देश की व्यवस्था की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। और इस दिशा में काम करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के शाकीय विज्ञान संभाग के द्वारा 6 किस्मों का विकास अभी तक किया गया है प्याज में। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि पूसा रेड, पूसा माधवी और ये हमारी पुरानी किस्में हैं। इसी विकास की श्रृंखला में हमने 3 नई किस्मों का विकास किया, जिसमें पूसा रिद्धि बहुत ही उम्दा किस्म के बल्ब देने वाली लाल रंग की ये रबी मौसम की किस्म है। दूसरी किस्म का विकास किया हमने पूसा शोभा, जो पूरे देश के प्रमुख राज्यों में इसकी खेती करने के लिए ये ठीक पाई गई है और इसका अखिल भारतीय प्याज एवं लहसुन परियोजना के अंतर्गत परीक्षण हो के इसको विमोचन के लिए जारी किया गया। जो बीज उत्पादन की हम अगर खास तौर से बात की जाए, क्या ये संभव है कि जो किसान हैं इन बीजों को सही ढंग से संरक्षित कर सकें, इस बीज का उत्पादन वो कर सकें? निश्चित रूप से किसान भाई हमारे देश में प्याज की जितनी भी प्रमुख किस्में हैं उनका बीज उत्पादन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्याज बीज उत्पादन में करने के लिए हमें 2 वर्ष का समय लगता है। पहले मौसम में तो इनके सलकंदों का तैयार किया जाता है, फिर उनका भंडारण करते हैं और भंडारण के दौरान जो सलकंद खराब हो जाते हैं या उनमें फुटाव आ जाता है या सड़ जाते हैं, उनको छांट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और अच्छी गुणवत्ता के सलकंदों का बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बीज उत्पादन के लिए प्याज की जो उन्नत बल्ब हैं उनका जो है हम रोपाई 15 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में करते हैं और मार्च के महीने में इसमें पीक फ्लावरिंग होती है। मध्य में, मार्च के मध्य में पूरा पुष्पन की अवस्था में देखा जा सकता है और इसमें जो है इसके जो फूल आते हैं उनको हम अंबल बोलते हैं। एक अंबल में 350 से 500 फूल होते हैं और ये परपरागित फसल है। तो इसमें जब हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हाँ ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाई पृथक्करण दूरी का ध्यान रखें और उसके एक बीज फसल के आसपास में 800 से 1 किलोमीटर तक 1000 मीटर तक कोई अन्य बीज फसल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये आपस में क्रॉस करके उसकी आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने की है कि प्याज को हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी पैदा कर सकते हैं बीज के लिए, लेकिन उसमें 2 बीमारियाँ प्रमुख रूप से फसल को नुकसान करती हैं जब बीज उत्पादन करते हैं। एक होती है स्टेम फिलियम ब्लाइट और एक पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच का जो आक्रमण है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कम होता है, इसका प्रकोप अधिकतम महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में होता है और यहाँ पे स्टेम फिलियम ये जो ब्लाइट होती है ये फफूंद का रोग है, इसको हमें प्रारंभ से ही नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। एक बार पौधे में अगर ये रोग आ जाता है तो इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम पहले से ही इसकी तरफ ध्यान दे के चलते हैं तो ये हम इसको रोक सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्याज के अंदर जो वो वनस्पतिक अवस्था में होती है तब अगर थ्रिप्स का आक्रमण हो जाता है तो उससे जो है आगे स्टेम फिलियम ब्लाइट या दूसरे रोग नाशकों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है, बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें थ्रिप्स के नियंत्रण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए कॉन्फिडोर नामक जो हमारा कीटनाशक है उसका 1 से 2 छिड़काव कर सकते हैं और जब उसमें फूल आता है, फूल आने की अवस्था में हम 4 छिड़काव करने की बात करते हैं, यानी कि
4 छिड़काव एक ही दवाई के नहीं करने हैं, 2 फफूंदनाशियों के छिड़काव करने हैं, जिसमें हम बताना चाहूँगा कि आप या तो एक चैम्पियन के नाम से आता है फफूंदनाशी, जिसमें बाविस्टिन और डाइथेनियम 45 दोनों होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नेटिवो है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों को बदल बदल के हम छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई अपनी जो स्टेम फिलियम के द्वारा होने वाले नुकसान को प्याज के अंदर कम कर सकते हैं। उससे जो है हम 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्याज से ले सकते हैं। साथ साथ जहाँ तक बात है, जैसे अभी हमने गाजर की बात की, प्याज की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही फसलें जमाव के हिसाब से बहुत ही नरम स्वभाव की होती हैं। इनमें बहुत जल्दी बीजों का जो जमाव है वो कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब बीज उत्पादन करते हैं तो हमारी पौध उत्पादन के दौरान हम अच्छी गुणवत्ता का बीज पैदा करें, ताकि भंडारण के दौरान उसमें बीज जमाव में कम से कम कमी हो और बुआई के समय तक किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान कौन सी ऐसी सावधानी है जो भंडारण के दौरान जिनका किसानों को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्याज कटाई के बाद इसको सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंबल जब हम कटाई करते हैं पकने के बाद, उनको किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, बोरियों में भर देते हैं या ढेर लगा के रख देते हैं। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। आप छायादार जगह पे 2 दिन के लिए आप अपने पके हुए अंबल्स को, जो बीज वृंत हैं, उनको छाया में सुखाएं, ताकि उनकी नमी प्रारंभिक अवस्था में कम हो जाए। उसके बाद 4 से 6 दिन तक निरंतर किसान भाई अपने अंबलों को, जो बीज वृंत हैं, उनको तेज़ धूप में सुखा लें और उसके बाद बीज निकालने का काम करें। उसके बाद बीजों की ओसाई करें, उसमें से जो धूल, मिट्टी या फसल के अवशेष हैं उनको निकाल दें और उसके बाद प्रसंस्करण करें। प्रसंस्करण के दौरान जो छोटे बीज हैं या बड़े बीज हैं या फसलों के जो और फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं बीज के अंदर, उनको निकाल दें और उसके बाद उसको जो है बहुत अच्छी प्रकार से सुखा करके, यानी कि नमी की मात्रा 6 से 8% ला करके फिर बोरों में भर के ऐसी जगह पे उनका भंडारण करना चाहिए जहां नमी की मात्रा में वृद्धि ना हो। अगर संभव हो सके, जिस कमरे में आप सोते हैं हवा का आदान प्रदान है, जिसमें एसी चलता है या कूलर है, उसमें जो है आप बीज को रख सकते हैं। जहाँ तक बात है भंडारण के दौरान नमी और तापक्रम दोनों के मात्रा को नियंत्रित करना होता है, ताकि उसके बीज के जमाव में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो जाना आपने, जब अगर हम प्याज की खेती करना चाहते हैं उसके लिए बीज जो है काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन इस बीज के लिए आपको कई ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, और वही जानकारी दी यहाँ पर हमें संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने। किसान भाइयों बहनों, सरकार कृषि की बुनियादी ढांचे यानी कि अवसंरचना को मजबूत कर रही है। इसको मजबूत करने के लिए अवसंरचना कोष की घोषणा भी की गई। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो किस तरह से आप इससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है।
कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि से जुड़ी जानकारियां देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस तरह से आप इस ऐप के जरिए खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, बताते हैं इस ऐप के बारे में। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान 687.32 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले 13.60% की वृद्धि। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जो कुल खरीद का 29.50% है। 101.34 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में केवल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।